राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक को संबोधित किया। अपने अभिभाषण में उन्होंने अगले 5 साल के लिए नई सरकार का रोड मैप बताया। उन्होंने कहा कि सिर्फ यही सरकार लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर सकती है। ग्रोथ की निरंतरता हमारी गारंटी है और आने वाले बजट में ऐतिहासिक कदम दिखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बजट में सरकार का फोकस रिफॉर्म पर होगा और बजट में बड़े आर्थिक और सामाजिक फैसले लिए जाएंगे। आगामी सत्रों में मेरी सरकार अपने इस कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है। ये बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और फ्यूचरिस्टिक विजन का एक प्रभावी दस्तावेज होगा। इस बजट में बड़े आर्थिक और सामाजिक निर्णयों के साथ ही अनेक ऐतिहासिक कदम भी देखने को मिलेंगे। भारत के तेज विकास की जन आकांक्षाओं का पूरा करने के लिए रिफॉर्म्स की गति अब और तेज की जाएगी। मेरी सरकार अर्थव्यवस्था के तीनों स्तंभों मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और एग्रीकल्चर को बराबर महत्व दे रही है। चाहे सेमीकंडक्टर हो या सोलर हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हो, चाहे ग्रीन हाइड्रोजन हो या बैटरीज हो, चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो या फाइटर जेट्स हो, भारत इन सब सेक्टर्स में अपना विस्तार कर रहा है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में क्या बड़ी बातें कही हैं, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कौन सी बड़ी बातें कही हैं और आगे के लिए इससे किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? देखिए, राष्ट्रपति ने जो बातें कही उससे दो तरीके का रोड मैप निकल कर आता है। एक, जो अगले महीने बजट पेश होने वाला है उसमें सरकार क्या कुछ बड़े कदम उठाने वाली है, और दूसरा, बजट के अलग हटकर भी सरकार का फोकस किस में रहने वाला है। तो सबसे पहले बात बजट की करें तो उन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार के बजट में सरकार आर्थिक रूप से भी फैसले उठाएगी, सामाजिक तौर पर भी फैसले उठाएगी और ऐतिहासिक फैसले उठाएगी, जो इस बात के साफ संकेत है कि इस बार का बजट काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। भले ही ये चुनाव के बाद का बजट हो, लेकिन सरकार यहाँ पे बड़े फैसले लेगी। और रिफॉर्म के फैसले की बात जब की गई तो उन्होंने एक तरह से इशारा भी किया कि ये रिफॉर्म सोशल सेक्टर में होगा, डिफेंस सेक्टर में होगा, और एक और महत्वपूर्ण बात कि रोजगार पर उन्होंने खास तौर से फोकस दिया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर पर ज्यादा जोर रहने वाला है। तो ये बजट के लिए एक संकेत यहां से मिलकर आ रहा है। ये दो चीजें और इन्होंने खास कही, जो कह सकते हैं कि ऐलान भी कर दिया, वो ये था कि आयुष्मान भारत, जिसके तहत मुफ्त इलाज की सुविधा है 5 लाख रुपए तक की, उसमें 70 साल तक की उम्र के सभी बुजुर्गों को इसके दायरे में लाया जाएगा। ये ऐलान है, अभी तक इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। शायद इसका फैसला आपको बजट के बाद लिया जाए, बजट में इसको घोषणा की जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, पीएम स्वनिधि योजना, जिसके तहत रेहड़ी पटरी वालों को लोन दिया जाता है, उसका दायरा बढ़ाया जाएगा। छोटे मझोले शहरों में, गांव में भी ऐसे रेहड़ी पटरी वालों को लोन दिया जाएगा। इसका भी ऐलान यहां पे करते हुए एक तरह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिखी। लेकिन अब यहां से जो संकेत निकल कर आ रहे हैं वो ये है कि चुनाव में अपेक्षा के अनुरूप वोट नहीं मिलने के बावजूद सरकार अपने रिफॉर्म एजेंडे से पीछे नहीं हटेगी, ये उन्होंने साफ कर दिया है। तो आने वाले दिनों में सरकार की कोशिश होगी कि कहीं से ये ना दिखे उन कदमों में कि सरकार अपने पिछले के रिफॉर्म एजेंडे या फिर पिछले की रफ्तार से कहीं पीछे हट रही है। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा संकेत है। और साथ ही साथ सबसे विवादास्पद मुद्दा, जिस पर आमतौर पर राष्ट्रपति बचती हैं, अपने भाषण में ये बात नहीं कहती है, लेकिन उन्होंने यहां भी ये बात कह दिया, वो ये कि नीट परीक्षा में जो धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है, उसके दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। यही वजह, जब उन्होंने ये बात कही तो संसद में कुछ हंगामा भी होने लगा, लेकिन उन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में कहा कि सरकार इसमें काफी सख्ती से पेश आएगी। तो एक मौजूदा बजट को लेकर आगे का संकेत राष्ट्रपति के भाषण से साफ निकल कर आ रहा है। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह से लक्ष्मण जी ने जिक्र किया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में पेपर लीक का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारे इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है।
वहीं राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद में सेंगोल को लेकर सियासी जंग छिड़ गई। समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने सेंगोल को संसद से हटाने और वहां संविधान रखने की मांग की है। उन्होंने सेंगोल पर सवाल उठाते हुए कहा कि सेंगोल का मतलब होता है राजा का डंडा और देश राजा के डंडे से चलेगा या फिर संविधान से। सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है जिसका माने हुआ राजदंड। राजदंड का माने होता है राजा का डंडा या राजक छड़ी। पहले जमाने में जब देश आज़ाद नहीं था या लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू नहीं थी तो यहाँ देश में 555 राजे रजवाड़े थे। अपने हिसाब से राजपाट करते थे, अपने हिसाब से न्याय करते थे। उस जमाने में सेंगोल रहा होगा न्याय का सिंबल, लेकिन आज तो लोकतंत्र है जी, और लोकतंत्र के मंदिर में सेंगोल रखा जाए ये ठीक बात नहीं है। मैंने कहा कि सेंगोल प्रतीक है राजदंड का और संविधान प्रतीक है लोकतंत्र का। तो अगर रखना ही है तो सेंगोल हटा के संसद भवन से वहां संविधान की एक मोटी प्रति रख देना चाहिए। तो सेंगोल को लेकर अखिलेश यादव ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जब पहली बार सेंगोल लगा था तो प्रधानमंत्री ने इसे प्रणाम किया था, लेकिन इस बार शपथ के दौरान प्रणाम करना भूल गए। मुझे लगता है कि हमारे सांसद इसलिए कह रहे होंगे कि जब पहली बार लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था। इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए। उसी को याद दिलाने के लिए लगता है मेरे पार्टी के सांसद ने कुछ इस तरह का पत्र लिखा है। मैंने क्या कहा जब प्रधानमंत्री जी ही प्रणाम करना भूल गए तो इसका मतलब उनकी भी इच्छा कुछ और होगी। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद की मांग को आरजेडी ने सही ठहराया है। मीसा भारती ने सेंगोल को संसद से हटाने की मांग की है। ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, और वहाँ पे अब राजतंत्र तो रहा नहीं, तो अगर सेंगोल को लगाना ही चाहिए तो उसको म्यूजियम में रखना चाहिए जहाँ की देश के सभी लोग जाएं और वहाँ पे उसका दर्शन भी करें। राजतंत्र रहा नहीं और वो राजतंत्र का प्रतीक है, इसलिए उसको हटाना चाहिए। तो समाजवादी पार्टी की सेंगोल को संसद से हटाने की मांग पर बीजेपी ने हमला बोला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है कि समाजवादी पार्टी के मन में भारतीय इतिहास और संस्कृति के प्रति कोई सम्मान नहीं है। सेंगोल पर उनके शीर्ष नेताओं की टिप्पणियां निंदनीय हैं और उनकी अज्ञानता को दर्शाती हैं। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के सांसद की मांग को भारतीय संस्कृति पर हमला बताया। देखिए, ताकत मिले, जीत मिले, बहुत अच्छी बात है, जीते हैं, लेकिन ये लोगों की बुद्धि ऐसी हुई है तो प्रभु राम को ही रिप्लेस कर रहे थे। उस दिन तो उन लोगों ने अपने सांसद ही को प्रभु राम की तुलना कर दी थी। तो ये इससे कहते हैं कि पूरी मति भ्रष्ट हो गई है और ये अपने पतन की ओर शुरू, बोलते ना, शुरू नहीं हुए कि खत्म होने की तैयारी हो गई। समाजवादी पार्टी भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास पर हमला करने से कभी नहीं चूकती। पहले रामचरितमानस पर हमला, अब सेंगोल पर हमला। कहते हैं कि सेंगोल को पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए क्योंकि ये राजा का दंड है। भाई, राजा का दंड था तो नेहरू जी ने क्यों स्वीकारा? और ये भारतीय संस्कृति, तमिल संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। क्या ये तमिलनाडु का अपमान नहीं है? क्या डीएमके इस अपमान को स्वीकारता है? चलिए अब बात करते हैं बाजार की। जून एक्सपायरी पर बाजार का जोश हाई रहा। बाजार ने तेजी का चौका लगाया। सेंसेक्स, निफ्टी लगातार रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। निफ्टी पहली बार 24,000 के पार पहुंचा। वहीं इंट्राडे में सेंसेक्स ने 79,396 का और निफ्टी बैंक ने 53,180 का रिकॉर्ड स्तर छुआ। डिटेल्स लेते हैं सुमित मेहरोत्रा से। तो सुमित, ये बताएं, आज बाजार में गजब का जोश रहा, क्या हाईलाइट्स हैं? देखिए, एक जबरदस्त तेजी बाजार में बनी हुई है और आज 24,000 का आंकड़ा भी निफ्टी ने पार किया। और जो तेजी है उस तेजी के अंदर ना केवल पहले एचडीएफसी बैंक, फिर रिलायंस और अब आईटी की तरफ से पार्टिसिपेशन आता हुआ दिखाई पड़ा और एक जबरदस्त रफ्तार आईटी की रही। आज 2% के आसपास इंडेक्स चला। बाकी इंडेक्स में थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग जरूर रही। ब्रॉडर मार्केट्स में प्रॉफिट टेकिंग थी, निफ्टी बैंक में प्रॉफिट टेकिंग थी, लेकिन आईटी और रिलायंस के दम पर निफ्टी पहली बार 24,000 के पार पहुंचा। एनर्जी में खरीदारी थी, आईटी में खरीदारी थी, ऑयल एंड गैस में खरीदारी थी, मेटल में प्रॉफिट टेकिंग थी, रियल्टी में प्रॉफिट टेकिंग थी और ऑटो और में भी थोड़ी बहुत यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली। लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन थी वो स्ट्रांग है और स्ट्रेंथ के दम पर मार्केट 24,000 के पार बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। ओके, सुमित, ये भी जानना चाहेंगे कि इन शेयर्स में सबसे ज्यादा तेजी और कहीं पर क्या कुछ सुस्ती भी दिखाई दी?
देखिए पहले निफ्टी के टॉप के अंदर देख लेते हैं तो आज सीमेंट का भी दबदबा रहा। इसमें अल्ट्राटेक की एक बड़ी डील का इंपैक्ट रहा। अल्ट्राटेक में L&T इन्फोटेक माइंट्री 4.5% चढ़ा, ग्रासिम 3% ऊपर, NTPC करीब 3% के आसपास की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में L&T में प्रेशर, श्रीराम फाइनेंस, आइशर मोटर, डीवी स्लैब 0.5% के आसपास का ड्रॉप यहां देखने को मिला। मिड कैप में मैक्रोटेक डेवलपर्स में एक अच्छी खरीदारी थी। माझगांव डॉक एक बढ़िया रफ्तार के साथ 8% ऊपर रहा। कल्याण ज्वेलर्स और मैक्स हेल्थ केयर 4.5 से 5% की तेजी यहां देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में फैक्ट करीब 5% नीचे, AU बैंक 4% नीचे, प्रेस्टीज एस्टेट 4% नीचे और इंडियन होटल करीब 4% बिकवाली यहां पर देखने को मिली। F&O में इंडिया सीमेंट आज लीड कर रहा था, 12% की तेजी। मन्नापुरम फाइनेंस 7.5%, अल्ट्राटेक 5%, बॉश में करीब 2.5% के आसपास का उछाल देखने को मिला। और गिरने वाले शेयरों में चंबल फर्टिलाइजर 4.5% नीचे, PNB 4.5% नीचे, AU बैंक करीब 4% नीचे और हेवेल्स 3-3.5% के आसपास का ड्रॉप यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक अच्छा सेशन, लेकिन मेजरली आज IT के दम पे ही मार्केट्स में अप मूव देखने को मिला। शुक्रिया सुमित इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। वहीं सीमेंट सेक्टर में बड़ी डील हुई है। अल्ट्राटेक ने इंडिया सीमेंट में 23% का हिस्सा 1880 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। डिटेल्स लेते हैं यतिन मोता से। तो यतिन, सबसे पहले जानना चाहेंगे अल्ट्राटेक और इंडिया सीमेंट के बीच जो डील हुई है इसकी डिटेल्स क्या कुछ है? देखिए, मेगा डील अगर हम बात करें तो क्लियरली कंसोलिडेशन के फेज से भारतीय सीमेंट सेक्टर जो है जा रहा है। आज की बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट ने इंडिया सीमेंट में अपनी हिस्सेदारी खरीदी। कुल मिला के 23% हिस्सा इन्होंने खरीदा 267 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। इसका मतलब ये है 1880 करोड़ रुपए में फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो है अल्ट्राटेक सीमेंट ने किया है इंडिया सीमेंट में। और इसके अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो लगभग $91 पर टन की EV पे ये सौदा होता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। जहाँ तक कि ट्रांजैक्शन का सवाल है, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है और किसी भी प्रकार की ओपन ऑफर या फर्दर एक्विजिशन की अभी तक की स्ट्रैटेजी अल्ट्राटेक ने नहीं बनाई है। लेकिन हम अगर इंडिया सीमेंट की बात करें तो एक शानदार साउथ का एसेट इनको हाथ लगता हुआ नज़र पड़ रहा है। जहाँ तक कि दक्षिण भारत की सवाल है, अल्ट्राटेक अपनी मार्केट शेयर और प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। करंटली अल्ट्राटेक सीमेंट का लगभग 11% के आसपास का मार्केट शेयर आपको आता हुआ नज़र पड़ रहा है। अगर हम वॉल्यूम के आधार पे मार्केट शेयर की बात करें तो क्लियरली अल्ट्राटेक सीमेंट इंडिया का मार्केट लीडर है 28% मार्केट शेयर के साथ। उससे आधे मार्केट शेयर पे अंबुजा सीमेंट है और सिंगल डिजिट मार्केट शेयर आपको दिखाई पड़ रहा है श्री सीमेंट और दालमिया सीमेंट जैसी छोटी कंपनियों का। ऑब्वियसली मार्केट स्केटर्ड दिखाई पड़ रहा है आपको। जहाँ तक कि सीमेंट फ्यूचर का सवाल है, FY25 में लगभग 42 मिलियन टन से ज़्यादा का आपको यहाँ डिमांड दिखाई पड़ रहा है। और अगर हम हाउसिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ से ही लगभग आपको 260 मिलियन टन का डिमांड आता हुआ नज़र पड़ेगा। सीमेंट की ग्रोथ के अनुमान की बात करें, लुक्रेटिव है मार्केट और FY26 यानी अगले वित्तीय वर्ष की बात करें तो डबल डिजिट सीमेंट डिमांड ग्रोथ का अनुमान आपको गोल्डमैन सैक्स लगाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ओके यतिन, ये भी जानना चाहेंगे अल्ट्राटेक और अदानी में सीमेंट सेक्टर में किंग बनने की जंग छिड़ गई है। ऐसे में कौन रेस में आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? तो देखिए, हम क्लियरली देखें तो अल्ट्राटेक भारत की नंबर 1 सर्वश्रेष्ठ सीमेंट कंपनी है। उसके बाद अंबुजा ACC जो अभी रिसेंटली गौतम अदानी ने एक्वायर की है, वो कंपनी नंबर 2 पे है। मार्केट शेयर और कैपेसिटी के लिहाज से देखें तो अभी करंटली कुमार मंगलम बिरला के पास अल्ट्राटेक सीमेंट, केशोराम, इंडिया सीमेंट रिसेंटली इस सारी चीज़ों का पोर्टफोलियो है। और अंबुजा सीमेंट की बात करें तो ACC सांगी और रिसेंटली उन्होंने 10,000 करोड़ के एक्विजिशन के साथ पेना सीमेंट में निवेश किया है। जहां तक कि कैपेसिटीज का सवाल है, करंटली 150 मिलियन टन से ज़्यादा की कैपेसिटी कुमार मंगलम बिरला की फ्लैगशिप कंपनी अल्ट्राटेक के पास है और गौतम अदानी की जो कंसोलिडेटेड सीमेंट कैपेसिटी करंटली लगभग 90 मिलियन टन के आसपास है। फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो टारगेट जो है अल्ट्राटेक का है लगभग 200 MTPA बनाने का और अदानी ग्रुप का जो सीमेंट का कैपेसिटी लक्ष्य है वो 140 MTPA। तो बाय फार अल्ट्राटेक सीमेंट एक बड़ी कंपनी के रूप में दिखाई पड़ रही है, जहां ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन से अपना वो एक्सपेंशन कर रहे हैं। ACC अंबुजा की बात करें तो रीसेंट एक्विजिशन है, लगभग $6.5 बिलियन में इन्होंने ये एक्विजिशन किया अदानी ग्रुप की तरफ से। 13,000 करोड़ का कुल केपेक्स है, जहां वो कैपेसिटी बढ़ाएंगे। और सांगी सीमेंट और पेना सीमेंट जैसे कि मैंने बात कहा कि लगभग 15-16 हज़ार करोड़ रुपए में रीसेंट एक्विजिशंस किए हैं। उसके सामने बिरला ग्रुप ने केशोराम और इंडिया सीमेंट में अपना जो है हिस्सा बढ़ाया है और सीमेंट सेक्टर के अंदर आप क्लियर एक कंसोलिडेशन देख रहे हैं।
शुक्रिया यतीन, सीमेंट सेक्टर की इस बड़ी डील पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे। जल्द ही आपको मोबाइल बिल के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। टेलीकॉम कंपनियां दरें बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। हमें सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक जुलाई से दरें 15 से 20% तक बढ़ सकती हैं। डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, ये बताएं, अब क्या मोबाइल इस्तेमाल करना महंगा होने जा रहा है? टेलीकॉम टैरिफ बढ़ाना काफी टाइम से चर्चा के अंदर है, लेकिन कब होगा, ट्रिगर कितना होगा, इसके ऊपर ज्यादातर फोकस ये था। खासतौर पे कि पहले कहा जा रहा था कि इलेक्शन हो जाए उसके बाद टैरिफ बढ़ेंगे, लेकिन और अब ऑक्शन हो जाए और उसके बाद टैरिफ बढ़ेंगे। जो हमें जानकार बता रहे हैं कि अब ऑक्शन हो चुकी है। टेलीकॉम कंपनियों को अपना 5G जो नेटवर्क लगाया उसका मोनेटाइजेशन भी करना है, स्पेक्ट्रम की पेमेंट भी करनी है। तो अब टेलीकॉम कंपनियां दरें बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगले हफ्ते या जुलाई के अंदर ही आप कह सकते हैं कि 15 से 20% की दरें आपको बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। ये बढ़ोतरी दोनों प्रीपेड और पोस्टपेड टैरिफ के अंदर ही होगी। यही बता दूं कि टेलीकॉम कंपनियों ने लंबे समय से हेडलाइन टैरिफ के अंदर कोई भी बढ़ोतरी नहीं की है। टेलीकॉम कंपनियों ने अपने बेस पैक काफी बढ़ाए हैं, उनमें बढ़ोतरी की है। या अपने टैरिफ में छोटा मोटा रीजिक आपको देखने को मिला होगा, जहां पर की थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली, लेकिन हेडलाइन टैरिफ में काफी लंबे समय से बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो ये पहला मौका होगा जब टेलीकॉम कंपनियां आगे बढ़ करके जो हेडलाइन टैरिफ है उसके अंदर बढ़ोतरी करेंगी। 15 से 20% तक की ये बढ़ोतरी हो सकती है। काफी लंबा समय से इसकी चर्चा चल रही थी, लेकिन अब जानकारी ये मान रहे हैं कि इसका सही समय आ गया और आने वाले जुलाई के अंदर ही आप टैरिफ के अंदर बढ़ोतरी देख सकते हैं। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। अब आपको बताते हैं बजट से जुड़ी सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। ई कॉमर्स के जरिए एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए बजट में सरकार बड़ा कदम उठा सकती है। सूत्रों से मिल रही एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक नई एक्सपोर्ट प्रमोशन बॉडी और एक्सपोर्ट हब का ऐलान किया जा सकता है, जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स को अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में मदद करेगी। खबर पर डिटेल्स लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, बताएं क्या एक्सक्लूसिव जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए सरकार बजट में बड़ा ऐलान कर सकती है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार इसके लिए एक एक्सपोर्ट प्रमोशन बॉडी का गठन कर सकती है, जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स के प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट में मदद करेगी। इसके अलावा एक डेडिकेटेड एक्सपोर्ट हब के भी गठन का ऐलान किया जा सकता है, जहां पर बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन अपने एसीजेड के तर्ज पर स्टॉक पाइलअप या इन्वेंट्री पाइलअप कर सकेंगी और वहीं से एक्सपोर्ट और री इंपोर्ट भी कर सकेंगी। इस डेडिकेटेड हब की खासियत ये होगी कि यहां पर जो कस्टम क्लियरेंस होगा काफी फास्ट होगा, साथ ही साथ ग्रीन चैनल बनाए जाएंगे जहां से पार्सल का मूवमेंट काफी तेजी से हो सकेगा। यहां पर वेरिफिकेशन जैसी बार बार चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट और डीजीएफटी ने एक खाका तैयार किया है कि आखिर तरह से इस ग्रीन चैनल को किस तरह से तैयार किया जाएगा। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने की जो मार्केट एक्सेस स्कीम होती है, वहां पर भी सरकार जो एलोकेशन है उसको बढ़ा सकती है। अभी 200 करोड़ रुपए का एलोकेशन होता है, जहां पर जो कंपनियां होती हैं विदेशों में जाके इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स और एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करती हैं और अपने प्रोडक्ट्स का शोकेस करती हैं। लिहाजा इस अमाउंट को डबल या इससे भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो इन तमाम स्टेप से सरकार बजट में जो खासतौर से ई कॉमर्स के जरिए एक्सपोर्ट होते हैं उनको बूस्ट देने का बड़ा ऐलान करने की उम्मीद जताई जा रही है। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब आपको अपडेट देते हैं T20 वर्ल्ड कप का, जिसमें साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान को हराकर T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली है। अफ्रीकी टीम पहली बार किसी वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है। त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम की पिच पर पहली बैटिंग करते हुए अफ्रीकी टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 60 रन बनाए। साउथ अफ्रीका के लिए रिजा हेंड्रिक्स 29 और कप्तान एडन 23 रन बनाकर नाबाद लौटे। वहीं अफगानी टीम 56 रन पर ही सिमट गई और फाइनल की रेस से बाहर हो गई। फाइनल में पहुंचकर साउथ अफ्रीका की टीम ने इतिहास रच दिया है और उस पर लगा चोकर्स का दाग भी मिट गया है। साउथ अफ्रीका 5 बार वनडे और 2 बार T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से बाहर हो चुकी है। आज T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड एक बार फिर आमने सामने होंगे। रोहित शर्मा की टीम इस वर्ल्ड कप में जीत के सिलसिले को जारी रखने और 2022 का बदला लेने के इरादे से उतरेगी, तो वहीं इंग्लैंड फाइनल में जगह बनाने के लिए। पिछली बार जब दोनों टीमों में मुकाबला हुआ था तब दोनों टीमों के कुछ दिग्गज खिलाड़ी टीम में मौजूद नहीं थे, लेकिन इस बार उन्होंने वापसी की है और इसलिए सेमीफाइनल में इन धुरंधर खिलाड़ियों के बीच एक
कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में इंग्लैंड का भारत से 4 बार आमना सामना हो चुका है और दोनों ही टीमों ने 2-2 मैच जीते हैं। हालांकि अब देखना होगा कि आज किसका पलड़ा भारी होगा। बाहुबली स्टार प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म कल्कि 2898 AD आज रिलीज हो गई है। इस फिल्म की कहानी काशी और महाभारत के दौर में भगवान के अवतार कल्कि के जन्म के संघर्ष पर है। 600 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस फिल्म में माइथोलॉजी और साइंस फिक्शन का बेहतरीन फ्यूजन है और फिल्म में अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा के किरदार में हैं। फिल्म को बेहद पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। फिल्म को साउथ के जाने माने डायरेक्टर नाग अश्विन ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में प्रभास और अमिताभ बच्चन के अलावा दीपिका पादुकोण, दिशा पाटनी और कमल हासन भी हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। जुलाई का महीना शुरू होने वाला है, तो राशि और ग्रह के हिसाब से कैसे बनाएं निवेश की रणनीति, इस पर देखिए हमारा खास शो निवेश का राशिफल विद चिराग दारूवाला शाम 5:57 पर।